हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम लोग। आज की कहानी को जो शेयर किया है उसका नाम है रिधिमा। हाँ, आज की कहानी को रिधिमा ने शेयर किया है और उसने मुझे जो जो बताया वो एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारी हालत ख़राब होने वाली है उसे सुन के। तो जो कुछ भी कर रहे हो सब साइड कर दो और कुछ खाने पीने की चीज़ लेकर बैठ जाओ। और अगेन मैं फिर से कहूँगा कि रात के टाइम ही इस वीडियो को देखना ताकि तुम चीज़ों को इमेजिन कर सको, तुम्हारे आसपास कोई डिस्टर्बेंस ना हो। चलो शुरू करते हैं। रिधिमा एक ऑफिस गोइंग गर्ल, एक लड़की जो ऑफिस में काम करती, लेकिन उस ऑफिस में उसका एक दिन ऐसा एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ जो वो कभी नहीं भूल सकती। अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद कुछ इंटरव्यूज़ देने के बाद एक कंपनी में उसको इंटर्नशिप मिलती है। और रिधिमा को अपने इंटर्नशिप के दौरान ये भी कहा जाता है कि अगर आप रात के टाइम नाइट शिफ्ट भी करेंगी तब आपको सैलरी भी मिलेगी। तो हाँ, रिधिमा का वो एक इंटर्नशिप था लेकिन सीखने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन रिधिमा ने नाइट शिफ्ट के लिए भी हाँ कह दिया। मतलब अब वो दिन में सीखेगी, काम करेगी और नाइट शिफ्ट में भी काम करेगी। तो अभी रिधिमा अपने घर में है और उसे अगले दिन जाना है ऑफिस। अभी रात का समय है। रिधिमा अपने फ्रेंड्स को ये बता रही होती है कि कल से उसका ऑफिस है और उसे एक इंटर्नशिप मिली है और अगर उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसे सैलरी भी मिलने लगेगी दिन के टाइम भी। तो वो इतना कुछ बता रही होती है अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। रात के टाइम उसको साइड से एक फ़ोन से नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि इट्स टू लेट, मतलब रात बहुत ज़्यादा हो गई है और सो जाओ अब। रिधिमा अपना फ़ोन काटती है और सबको बाय बोल देती है और फ़ोन रख कर साइड में सो जाती है। अब आता है अगला दिन। रिधिमा सुबह सुबह फ्रेश होकर ऑफिस जाने के लिए तैयारी शुरू कर देती है। उसका आज पहला दिन था और काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रही थी। वो पूरे टाइम यही सोचे जा रही थी कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए, कहीं वो कुछ भूल तो नहीं रही है। जैसे पहले दिन किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज में या एक बच्चे को स्कूल जाते समय जैसा महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही उसे महसूस हो रहा था। तो फाइनली वो घर से निकलती है और ऑफिस पहुंच जाती है। उसके आने जाने का रास्ता तो थोड़ा दूर था, लेकिन से कभी वो बस से आ जाती है, कभी ऑटो रिक्शा से। तो उसके आने जाने का खुद का कोई ज़रिया नहीं था, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड थी। तो वो ऑफिस में पहुंचती है, ऑफिस आ जाती है। ऑफिस काफ़ी बड़ा था। वो अपनी नज़र ऊपर घुमाती है। वो देखती क्या है कि उसकी बिल्डिंग, उस ऑफिस की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। ऑफिस में वो एंटर करती है। ऑफिस के अंदर जाते ही रिधिमा क्या देखती है कि सामने से एक इंसान चलते हुए उसकी तरफ आ रहा है। हाँ, ये वही इंसान था जिसने रिधिमा को उस ऑफिस में पोजीशन दिलाई थी। मतलब तुम ऐसा समझो कि जान पहचान वाला। तो वो आता है और रिधिमा को बताता है कि उसको क्या करना है। अब रिधिमा जाती है ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब ऑफिस के अंदर जहाँ पर सभी काम करते हैं। वहाँ वो देखती क्या है कि हर इंसान कंप्यूटर पे लगा हुआ है, हर किसी का काम बटा हुआ है और कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई फ़ोन कॉल पर बिजी है। तो लेकिन हाँ, उसको फर्स्ट फ्लोर पर जॉब नहीं थी, उसका डेस्क था थर्ड फ्लोर पर। वो इंसान उसे बताता है कि उसे थर्ड फ्लोर पर जाना है और डेस्क नंबर, ये उसका डेस्क नंबर था, उसे वो बताया जाता है। और उस पर्टिकुलर डेस्क नंबर पर वो रिधिमा जाकर थर्ड फ्लोर पर पहले तो ढूंढती है, उसे काफ़ी टाइम लगता है। थर्ड फ्लोर पर जाकर, काफ़ी बड़ी ऑफिस थी वैसे, वो जाती है और थर्ड फ्लोर पर उस पर्टिकुलर डेस्क पर जाकर बैठ जाती है। सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, उसके साइड में काफ़ी सारा फाइल्स रखा हुआ है और हर फाइल्स में कुछ ना कुछ पेजेस है जो कि कलरफुल है। मतलब हर कोई का कलर अलग है और हर फाइल्स के बीच में बुक मार्क टाइप कुछ रखा हुआ है। रिधिमा को बहुत अच्छे से पता था कि उसे क्या करना है और हाँ, ये उसी काम के लिए एज एन इंटर्न उसे रखा गया था। ऑफिस काफ़ी अच्छा था, काफ़ी खुली जगह थी। सामने विंडो थी जहाँ पर शहर काफ़ी अच्छे से दिख रहा था और पीछे से काफ़ी लोग काम कर रहे थे। घंटों काम करने के बाद लोग जब अपना काम ख़त्म करते हैं और उन्हें जाना होता है अपने अपने घर, तब रिधिमा को क्या रियलाइज़ होता है कि क्या करूं, मैं घर जाऊं या आज नाइट शिफ्ट करूं। वो थोड़ा सोचती है, लेकिन अब वो डिसाइड करती है कि ठीक है, नाइट शिफ्ट कर आज नाइट शिफ्ट भी देख ही लेते हैं। तो उसका दिन का काम पूरा हो चुका था, अब नाइट शिफ्ट। जैसे ही नाइट शिफ्ट शुरू होती है तब उसे पता चलता है कि सिर्फ वो ही नहीं है अकेले, उसके जैसे बहुत सारे लोग हैं उस ऑफिस में और हर अलग अलग फ्लोर पर। कुछ का टाइम 11 बजे ख़त्म होता है, कुछ का 10 बजे, कुछ का 12 बजे और कुछ रात के 3 बजे तक काम करते हैं। रिधिमा ये सोचकर दंग रह गई कि इतनी रात तक काम होता है।
तो रिधिमा नाइट शिफ्ट में एंटर कर चुकी थी और उसे नाइट शिफ्ट का एक अलग पर्टिकुलर काम दे दिया जाता है और सुबह होने से पहले कुछ चीज़ें फिक्स कर कुछ डेटा को बहुत अच्छे से रिसर्च कर उसे अपने सीनियर को देना होता है। सुबह से रिधिमा 9 बजे निकली थी और ऑफिस 6 बजे ख़त्म हो चुका था। सिर्फ 1 घंटे का ब्रेक मिला था, उसके बाद से उसकी नाइट शिफ्ट शुरू हुई थी। अब क्योंकि रिधिमा यहाँ पर पहला दिन था रिधिमा का, तो उसे 2 घंटे के लिए ब्रेक मिल गया था ताकि वो अच्छे से समझ पाए कि ऑफिस के फ्लोर में कौन सी जगह पर क्या काम होता है। और पहले 1 घंटे में तो सबका ब्रेक था, लोग खा पी रहे थे, और अगले 1 घंटे में जब सब काम करने के लिए पहुंच गए नाइट शिफ्ट का, तब रिधिमा इसी 1 घंटे में समझ रही थी कि उसे क्या करना है। और जो उसका गाइड था, मतलब उस ऑफिस में जो एक इंसान था जो ये सब कुछ बता रहा था कि उसे क्या करना है, तो वो उस 1 घंटे में वो सब कुछ समझा देता है। अब रिधिमा को क्लियर था कि नाइट शिफ्ट का काम अलग होता है, उसे कुछ अलग प्रोजेक्ट पर काम करना होता है। तो ऐसा कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, पता नहीं क्यों। तो ऑफिस का थोड़ा बहुत काम उसे समझ आ चुका था। नाइट शिफ्ट में 8 बजे वो एंटर कर चुकी होती है। उसे पहले दिन तो बिल्कुल थकावट नहीं हुई और उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी क्योंकि काम उसके इंटरेस्ट का था, उसे मज़ा आ रहा था। और उसके बाद वो देखती क्या है कि 3rd फ्लोर पर, जिस फ्लोर पर वो काम कर रही थी, उसी फ्लोर पर और भी 2 से 3 लोग हैं और वो भी नाइट शिफ्ट ही कर रहे हैं। हालांकि वैसे कि 2-3 लोग और भी है अलग अलग फ्लोर पर, लेकिन जो 3rd फ्लोर पर जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे घुसा हुआ है तो उसके लिए पानी वगैरह लाना, और कभी कोई छोटा मोटा मजाक कर देना कि इतना काम मत कर भाई कि दिमाग ख़राब हो जाए। तो ऐसा कुछ जो छोटे मोटे जोक्स होते हैं वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे। तो रिधिमा जब उनसे बात कर रही थी, उस ऑफिस के बारे में पूछ रही थी, काम के बारे में पूछ रही थी और ख़ुद के बारे में बता रही थी कि मैं यहाँ पहले दिन, ये मेरा पहला दिन है। तो काफ़ी सपोर्टिव नेचर के थे वो लोग। उसमें से एक इंसान, उसका टाइम पूरा हो जाता है, मतलब वो 10 बजे उसके निकलना था, तो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है नाइट शिफ्ट का, तो वो 10 बजे निकल जाता है। अब टाइम थोड़ा हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, 11:30 बज चुके थे कुछ टाइम के बाद। तो अब उस ऑफिस में, पूरे ऑफिस में सिर्फ 3rd फ्लोर पर ही लोग हैं और रिधिमा को मिलाकर उस ऑफिस में 3 लोग हैं। रिधिमा है, जय है और रोहित। ये 3 लोग अभी उस 3rd फ्लोर पर काम कर रहे हैं। जो रोहित है उसे कोई सॉफ्टवेयर दिया गया है कि उसमें कोई बग आ गया है, तो उसे ठीक करने का काम दिया गया है, तो वो वही में लगा हुआ है। और जो जय है वो थोड़ी बहुत इधर उधर की फाइल्स मतलब देखता है कि गलती कहाँ हो रही है और खुद के भी कंप्यूटर में उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। कुछ उनका जो काम था वो करता है। लेकिन जो रिधिमा थी, वैसे तो उसका थोड़ा बहुत काम पूरा हो चुका था, अब वो चाहे तो वो निकल जाए, लेकिन वो देखना चाह रही थी कि नाइट शिफ्ट यहाँ पर मैक्सिमम कितने बजे तक जाता है। पता नहीं क्यों उसे इतना इंटरेस्ट क्यों था इस ऑफिस में, वो भी नाइट शिफ्ट में। रिधिमा का काम तो पूरा हो चुका था, लेकिन अब जो रोहित और जय है वो अपने सीनियर को कहते हैं कि सर क्या हम ये काम कल कर सकते हैं। मतलब उन्हें अच्छे से बताया था कि उन्हें अपने सीनियर को कैसे मनाना है, और तो वो कुछ बताते हैं अपने सीनियर को कॉल लगाकर, और उनका सीनियर बोलता है ठीक है, कल तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। अब क्योंकि रात सच में बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, 12 बज चुके थे, तो उसे अब निकलना था। और रिधिमा भी अब नहीं चाहती थी कि वो इससे ज़्यादा लेट उस ऑफिस में रुके, वो भी पहले दिन ही। तो वो चाहती थी कि ठीक है अब निकलते हैं, अब निकलने का टाइम हो चुका है। वो तीनों ही अब ऑफिस से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं अपने घर, तीनों ही अलग अलग। रिधिमा का आज पहला दिन काफ़ी अच्छा था और नाइट शिफ्ट भी काफ़ी अच्छी थी। उसे चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने को मिल गया कि चीज़ें कैसे काम करती है, और एक फ्रेंडली बिहेवियर सब का ही था। कोई भी ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं हुआ। रात का टाइम था, उसके दोस्तों का उसे कॉल आता है, उसकी फ्रेंड ही थी। वो आपस में बात करना शुरू कर देती है और अपने बारे में, आज के नाइट शिफ्ट के बारे में और दिन में क्या हुआ ये सब कुछ उसे बताने लगती है। ऐसे बात करते करते रात हो जाती है और बस अब अगले दिन का इंतज़ार था। अब आता है अगला दिन। अगला दिन भी रिधिमा का बिल्कुल वैसा ही जाता है जैसा उसका पहला दिन गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था और सभी लोग काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे थे। उसके काम पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि हर वो काम जो वो कर रही थी उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। और आज भी वो डिसाइड करती है कि नाइट शिफ्ट में भी वो एक्टिव रहेगी। तो नाइट शिफ्ट में जो प्रोजेक्ट उसे दिया गया था वो नाइट शिफ्ट में वो भी पूरा करती है। तो देखते ही देखते ऐसे कुछ दिन बीतता है और कुछ दिन के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन को उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी लाइफ में आएगा। रात का समय था, नाइट शिफ्ट। रिधिमा अपने ऑफिस के डेस्क पर बैठी थी, सेम वही 3rd फ्लोर, उसके साथ में वही 2 दोस्त।
जय और रोहित। रोहित अभी भी काफ़ी परेशान था। वो अपने लैपटॉप में काफ़ी डिफ़िकल्ट सॉफ्टवेयर को ठीक करने की कोशिश कर रहा था और ऊपर से उसके बॉस का फ़ोन भी आ रहा था कि इसे सही करो। फ़ोन पर ऐसा महसूस हो रहा था कि रोहित को बहुत ज़्यादा डांट पड़ रही है। सामने से रोहित को आवाज़ आती है कि उसका बॉस बोल रहा है, आज इसे ठीक कर दो वरना कल मुंह मत दिखाना। काफ़ी परेशान होकर वो फ़ोन तो रखता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जो जय है उसकी हेल्प करता है क्योंकि उसका भी काम कंप्लीट हो चुका था। अब रिधिमा का काम था कि रोहित जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगा, जो बग वगैरह से फिक्स कर लेगा, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को अपलोड करना, अप्लाई करना, मतलब टेस्ट करना और लोगों तक पहुंचाना, ये सब काम रिधिमा का था। तो सब ने आपस में काम बांट रखा था, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन वो बग फिक्स हो ही नहीं रहा था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो रिधिमा बोलती है कि रात बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं जा रही हूँ नीचे सोने। वो रोहित को ये बोल कर जाती है कि जब बग फिक्स हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं इसे आकर अपलोड वगैरह कर दूँगी और फिर कल का कल देखेंगे। अब रिधिमा उस फ्लोर से बाहर निकलती है। वो लिफ्ट का बटन दबाती है और लिफ्ट नीचे दूसरे फ्लोर पर आ जाती है। अब जो दूसरा फ्लोर है वो सिर्फ काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा काम से बहुत ज़्यादा प्रेशर हो चुका है तो वो जाकर रेस्ट कर सकता है, तो एक रेस्टिंग रूम बना दिया गया था। क्योंकि नाइट शिफ्ट के दौरान कुछ लोग ऐसा नहीं होता कि लगातार कोई काम कर पाए, तो थोड़ा बहुत रेस्ट लेना पड़ता है, तो बनाया गया था। सेकंड फ्लोर पर एक रूम बनाया गया था जिसमें एक बेड लगा था, मतलब एक बेड, फिर उसके साइड में तो फीमेल मतलब लेडीज़ का अलग था, जेंट्स का अलग था। वो जाती है और गेट खोलकर सामने वो बेड देखती है और खुश हो जाती है। गेट बंद करके वो जाकर सो जाती है क्योंकि सिर्फ कुछ ही मिनट के बाद उसे वापस जाना था और बग्स जो फिक्स हो चुका है उसे अपलोड करना था उस सॉफ्टवेयर को। तो 15 से 20 मिनट का काम था, तो वो जाकर थोड़ा रेस्ट लेने लगती है। बेड पर वो सो जाती है, लेकिन करवट लेते वक्त जैसे ही वो लेफ़्ट से राइट करवट लेती है, उसे दिखाई देता है कि उसके साथ वाले बेड में कोई सो रहा है, जबकि उसे अच्छे से पता था कि उस ऑफिस में 3 लोग के अलावा कोई नहीं है। उसे लग रहा है कि शायद होगा कोई सो रहा होगा, ठीक है, मुझे नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। वो वापस से करवट लेफ़्ट की तरफ करती है और सोने लगती है। लेकिन अब उसके दिमाग में आता है कि मैं पूछ ही लेती हूँ कि ये कौन है और उनका इस टाइम नाइट शिफ्ट के दौरान वो यहाँ क्या कर रही। वो इस टाइम अब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि क्या मतलब ये कौन है, एक बार जांच तो लिया जाए, एक बार पता तो कर लिया जाए कि ये कौन है, कि ऐसे मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ 3 लोग ऑफिस में हैं और ये यहाँ पर कौन लेटा हुआ है। तो वो फ़ोन लगाने से पहले वो खुद ही देख लेना चाहती थी कि वो कौन है। तो जैसे ही वो लेफ़्ट से राइट मुड़ती है, अपना करवट बदलती है, उसके होश उड़ जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले वहाँ पर कोई लेटा हुआ था और अब कोई नहीं लेटा। रिधिमा चौंक कर उठती है। वो इतना ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो उठकर बैठ जाती है और वो अपने आसपास दाएं बाएं हर जगह मुंह घुमाकर देखने लगती है कि कौन यहाँ पर जो लेटा था वो कहाँ गया और कौन थी वो। और ऐसा भी नहीं था कि वो कमरा बहुत ज़्यादा किसी फर्नीचर से ढका हुआ हो, मतलब घिरा हुआ हो, जहाँ पर कोई आ जाकर पीछे छुप जाए तो और दिखे ना, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ बेड लगा था और कुछ सोफ़ा था और बस कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं था कि बेड के कोई नीचे चला जाए, क्योंकि बेड के नीचे सब कुछ ब्लॉक था। रिधिमा ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बाहर भागती है, वो अपना पर्स लेकर बाहर भागती है डर के मारा, हांफते हुए। उसके दिमाग में चल रहा था कि अभी अभी ये उसने क्या देख लिया, जो अभी अचानक 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद गायब हो गया। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि रात के 12 बज रहे हैं। वो उस कमरे से बाहर निकलती है और लिफ्ट की तरफ भागती है। वो अब डर के मारा ज़ोर ज़ोर से उस लिफ्ट का बटन दबाए जा रही है, लेकिन सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ऐसा लग रहा हो मानो उस लिफ्ट में से इलेक्ट्रिसिटी को काट दी गई है। और अगले 1 सेकंड के बाद पूरी ऑफिस से लाइट चली जाती है, जिसकी वजह से रिधिमा और ज़्यादा डर जाती है। वो तुरंत अपना फ़ोन निकालती है और फ्लैश जलाती है और साथ ही साथ वो फ़ोन करती है जय को। वो जय से पूछती है कि ऑफिस में लाइट अचानक से क्यों चली गई, और तुम्हें पता है ऑफिस में हमारे अलावा भी और कोई है, मैंने अभी अभी देखा उस बेडरूम में, उस गेस्ट रूम में। अब जय को इतना सारा कुछ उसने बोल दिया था कि जय को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिधिमा क्या बोल रही है। लाइट चली गई, कोई गेस्ट रूम में है, लिफ्ट नहीं चल रहा है, ये सब उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बोलता है कि सीढ़ी के रास्ते से सबसे पहले तुम 3rd फ्लोर पर आओ, ऊपर आओ। अब रिधिमा का थोड़ा दिमाग काम करता है और वो फ्लैश दिखाते हुए उस सीढ़ी की तरफ भागती है। जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर जा रही होती है तो उसे दिखाई देता है कि हाँ, ऊपर तो लाइट है, ऊपर तो अच्छी खासी लाइट है।
वो तुरंत उस ऑफिस में जाती है। अब जैसे ही वो उस ऑफिस में, उस 3rd फ्लोर के ऑफिस में पहुंचती है और देखती क्या है कि ना रोहित है वहाँ पर और ना ही जय। लाइट तो है लेकिन कोई भी डेस्क पे कोई बैठा नहीं है, पूरी डेस्क खाली है, जबकि वो एक 3rd फ्लोर ही था। रिधिमा इतना देखते ही और ज़्यादा डर जाती है। जैसे ही वो अपना फ़ोन निकाल कर पूछने लगती है कि तुम लोग कहाँ पर हो, वैसे ही 1 सेकेंड के अंदर लाइट चली जाती है उस फ्लोर पर भी। अब रिधिमा इतना देखकर ज़ोर से चिल्ला देती है, क्योंकि अब उसके साथ वो हो चुका था जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि 3rd फ्लोर पर आते ही उसे दिखा ही नहीं कि रोहित और जय किधर है। वो बार बार रोहित को, जय को फ़ोन मिला रही है। सामने से जय की आवाज़ आती है कि कहाँ हो रिधिमा तुम, और इतना हाफ क्यों रही हो, क्या हुआ? रिधिमा बोलती है कि तुम लोग कहाँ हो, मैं तो 3rd फ्लोर पर हूँ। जय बोलता है 3rd फ्लोर? मैं 3rd फ्लोर पर ही हूँ, तुम दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ पर हो? अब दोनों का ही रिएक्शन ऐसे था कि अभी उन लोगों के साथ हो क्या रहा है। वो डर के मारा इधर उधर भाग रही होती है। उसके हाथ में तो फ्लैश था, लेकिन साथ में वो जय से पता है क्या पूछती है? वो पूछती है क्या 3rd फ्लोर पर लाइट आ रही है? जय बोलता है हाँ लाइट तो है 3rd फ्लोर पर। तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने एक बोर्ड लगा था और उस बोर्ड पे लिखा था 9th फ्लोर। अब उसके सोचने समझने का कोई ठिकाना नहीं था। उसके बॉडी से इतना ज़्यादा पसीना आने लगा था डर के कारण कि ऐसा कैसे हो सकता है। सिर्फ कुछ ही सीढ़ी चढ़ने के बाद 9th फ्लोर पर वो कैसे पहुंच सकती है? वो फिर भागती है नीचे की तरफ। रात का वक्त था और अंधेरा भी था, कोई लाइट नहीं थी, वो सिर्फ उस फ़ोन के भरोसे थी। वो ढूंढती है सीढ़ी और वापस वो नीचे जाने लगती है। वो पहली सीढ़ी उतरती है, उसका पहला सेट कंप्लीट होता है। वो पहुंचती है 8th फ्लोर पर। फिर वो वहाँ पर अपोजिट साइड जाती है और सीढ़ी ढूंढती है। फिर वो पहुंचती है 7th फ्लोर पर। ऐसे कर वो पहुंचती है एटलीस्ट 4th फ्लोर पर। और हाँ, 4th फ्लोर पर भी लाइट नहीं है, ना ही 9th में थी, ना ही 8, ना ही 7, किसी भी फ्लोर पर लाइट नहीं थी। उसकी हालत डर के कारण इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी कि बस अब उस ऑफ़िस में या तो लाइट वाला केबिन मिल जाए या वो उस ऑफ़िस से तुरंत भाग जाएगी। वो किसी भी तरह से 3rd फ्लोर तक पहुंचती है और अब उसे दिखता है वो 3rd फ्लोर जिस पे लाइट आ रही है, जिस पे सामने रोहित और जय है। उसकी सांस पे सांस आती है, वो हाफ रही होती है बहुत ज़्यादा। उसके पूरे माथे पर पसीना, उसके पूरे बॉडी पर पसीना आ चुका था। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही है। वो जय को बताना चाह रही थी कि बस हाफे जा रही है, मतलब कुछ बता ही नहीं पा रही है। रोहित के साइड में पानी था, रोहित उसे पानी देता है कि पहले पानी पियो और बताओ कि हुआ क्या। रिधिमा अब उन दोनों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही होती है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ अभी हुआ क्या। मैं अभी तुम्हारे सामने नीचे गई सोने के लिए 2nd फ्लोर पर, लेकिन उस बेड पर कोई सो रहा था या सो रही थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे ऑफिस में सिर्फ हम 3 लोग ही हैं और इसके अलावा यहाँ पर ये कौन लेटा हुआ है? और वो बताती है कि अगले ही पल जब मैं करवट लेकर उस इंसान को दोबारा कुछ सवाल पूछने के लिए मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। और तब से ही पता नहीं क्या मेरे साथ अजीब होने लग गया। मैं उस गेस्ट रूम से निकली और अचानक से लाइट चली गई। ना ही लिफ्ट काम कर रही है और कोई भी लाइट, हर जगह पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। मैंने किसी तरह से सीढ़ी ढूंढा और उसके बाद में सीढ़ी चढ़कर 3rd फ्लोर पर आने क्या लगी कि मैं क्या देखती हूँ कि मैं 9th फ्लोर पर हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जय और रोहित को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये रिधिमा बोल क्या रही है। सिर्फ कुछ ही सीढ़ी पर चढ़ने के बाद उसे 3rd फ्लोर पर आने के बजाय वो 9th फ्लोर पर कैसे पहुंच गई? जय को ना कुछ समझ आ रहा था और ना ही रोहित को। दोनों को लग रहा था कि शायद ये बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, काम का प्रेशर, या उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। जय उसे बताता है कि तुम यहाँ पर बैठो, सो जाओ, शायद तुम्हारे दिमाग का खेल होगा। तुम्हारे दिमाग नहीं, बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर की वजह से तुम्हें बस रेस्ट की ज़रूरत है। तुम दोबारा जाओ और शायद लाइट आ चुकी होगी, तुम जाकर सो जाओ। रिधिमा ज़ोर से चिल्लाकर डांटती है जय को। वो चिल्लाकर बताती है कि तुम्हें ये मजाक लग रहा है? अब क्या तुम दोनों को मैं पूरी रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं? रोहित जो था वो जय को थोड़ा समझाता है कि तू भाई चुप रहे यार। अब रिधिमा अपने ऑफिस में है और बहुत ज़्यादा हाफ रही है। वो इतना ज़्यादा हाफ रही है कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अब उसका ये हालत देखकर रोहित और जय पहले ही घबरा चुके हैं। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी इसने देख ऐसा क्या लिया कि इतना ज़्यादा वो डर गई। अब दोनों ही बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ तो बताए कि इसने ऐसा देखा क्या है। रिधिमा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था।
मानो जैसे कोई बहुत ज़्यादा डर गया हो और हाँफ रहा हो, तो तुम्हारे सामने अगर तुम कुछ ऐसा चीज़ देख ले हो, तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। बिल्कुल वैसी ही हालत हो गई थी रिधिमा की। अब किसी तरह से रोहित के लैपटॉप के साइड में एक गिलास पानी रखा था और उस पानी को उठाकर रोहित रिधिमा को देता है और कहता है सबसे पहले इसे पियो और शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, अब बताओ कि हुआ क्या। तो रिधिमा जैसे ही पानी पीती है और कुछ बताने लगती है, उसके मुंह से पहला ही शब्द निकला होगा कि उसके लेफ़्ट साइड, उसके बाएं तरफ एक स्टोरेज रूम था, एक हार्ड डिस्क जहाँ पर बहुत सारी फाइल्स रखी होती है, डिजिटल फाइल्स भी रखी होती है। उस जगह की लाइट फ्लिकर करने लगती है। उस जगह की लाइट फ्लिकर करते हुए देख जय ये बोलता है कि मैंने परसों ही, 3 दिन पहले ही, कुछ ही दिन पहले ही मैंने इस जगह की लाइट खुद अपने हाथ से बदली है और ये फिर से ख़राब हो गई। पता नहीं इस कमरे में पता नहीं कौन सी बिजली आ रही है कि बल्ब भी ख़राब हो जाता है। जय ऐसा बोल देता है और दोनों के, रोहित और रिधिमा की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि रिधिमा को तो अच्छे से पता था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है और अभी जो लाइट फ्लिकर हो रही है उसका क्या मतलब है। लेकिन रोहित, उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता था। रोहित ये देखकर सच में अजीब सा महसूस करने लगा कि उसके सामने ही जय ने लाइट तो चेंज किया ही था और साथ में कितने टाइम के बाद ऐसी फ्लिकर लाइट हो रही है और साथ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब तीनों ही उस ऑफिस से निकलना चाह रहे थे। सबसे पहले तो जय और रोहित को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिधिमा के साथ अभी क्या हुआ है। रिधिमा डर के मारा उस ऑफिस से निकल जाना चाह रही थी और रोहित और जय इसलिए निकल जाना चाह रहे थे कि अब बहुत ज़्यादा नाइट शिफ्ट हो चुकी है, वैसे भी रिधिमा बहुत परेशान हो चुकी है और लाइट जाने की वजह से ऑफिस में गर्मी भी हो चुकी है और अंधेरा भी है, तो इसमें ज़्यादा आंख गड़ोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब तीनों ही ऑफिस से बाहर जाने लगते हैं 3rd फ्लोर की। हालांकि उस जगह पर पहले लाइट आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो लाइट मानो बंद हो चुकी हो। तो 3rd फ्लोर का भी हालत ऐसा था कि बस कुछ ही लाइट जल रही हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि सारी लाइट, सारा बल्ब, सारी एलईडी अचानक से ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा हो रहा था। अजीब है। अब तीनों ही जा रहे होते हैं उस फ्लोर के लिफ्ट के पास। रिधिमा ज़ोर से पीछे खींच लेती है उन दोनों को, कहती है कि हम सीढ़ी से जाएंगे, हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, क्या पता लाइट यहाँ पर चली जाए और हम अटक जाएं लिफ्ट में ही, और उसे लिफ्ट से एक ट्रॉमा सा है पता नहीं क्यों। तो वो सीढ़ी से जाना चाह रही थी। तीनों ही सीढ़ी से जाते हैं और नीचे उतरते ही हैं। नीचे वो जैसे ही उतरते जा रहे हैं, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी का सेट, फिर तीसरी सीढ़ी का सेट, वो उतरते जा रहे हैं। लेकिन अब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है ये देखकर कि वो सीढ़ी के नीचे उतर रहे हैं, लेकिन फ्लोर ऊपर की तरफ जा रहा है। वो फ्लोर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 ऐसे करके ऊपर क्यों जा रहा है। तीनों ही अपना सर पकड़ लेते हैं और रिधिमा रोने लगती है और रोते रोते वो ये बताती है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे साथ ये हो रहा है। रोहित और जय दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये अभी भी क्या हुआ। नीचे उतर रहे हैं सीढ़ी से और वो लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा वियर्ड हो चुका था कि तीनों ही अब बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं। अब ये इतना ज़्यादा डरावना हो चुका था कि वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे, इतना ज़्यादा डर चुके थे कि अब तीनों को ही रोना आ रहा था। तुम खुद ही जस्ट इमेजिन करो कि तुम फ्लोर के ऊपर की तरफ जा रहे हो सीढ़ी से चढ़ के, ठीक है, और तुम क्या देखते हो कि तुम अचानक से 2 ही सीढ़ी चढ़े हो, तुम 2 ही सीढ़ी, पहली सीढ़ी का सेट और दूसरी सीढ़ी का सेट। तुम्हें 1 फ्लोर ऊपर आना चाहिए था, लेकिन तुम 7वीं 8वीं फ्लोर तक पहुंच चुके हो। तुम्हारे होश नहीं उड़ेंगे और नीचे उतरते वक्त तुम और ऊपर जाते जा रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था रिधिमा के साथ। अब तीनों ही उस जगह पर, उस ऑफिस में नए थे, मतलब जैसे रिधिमा थी बिल्कुल वैसे ही तीनों ही थे। अब उन्हें पता नहीं था कि इस ऑफिस में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है, और शायद यही वजह है कि कोई भी रात के टाइम यहाँ नहीं रुकता, और यहाँ तक कि जो वॉचमैन वगैरह होते हैं जो बिल्डिंग के बाहर होते हैं वो भी यहाँ नहीं है। अब उन तीनों को ही अपने सीनियर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये जानबूझ के हमें फंसाने के लिए यहाँ पर छोड़ दिए। अब फ़ोन में लाइट जलाने के अलावा उन तीनों का ही फ़ोन, ना ही नेटवर्क से कुछ काम हो रहा था और ना ही उन तीनों का ही इंटरनेट चल रहा था। मान लो जैसे कोई पूरा सब कुछ ब्लॉक कर दिया हो, सिर्फ फ्लैश लाइट चल रही है और कैमरा। अंधेरे में कैमरा खोल के भी वो लोग क्या ही करेंगे, तो फ्लैश लाइट लेके वो हिम्मत करके वो नीचे उतरते ही जा रहे हैं, कदम पे कदम वो उतरते जा रहे हैं, पहला सेट, दूसरा सेट, और फाइनली वो लोग देखते क्या है कि 1 फ्लोर वो नीचे आ चुके हैं। 1 फ्लोर नीचे आए हैं इतनी सीढ़ी उतरने के बाद।
अब सीढ़ी उतरते उतरते इतना ज़्यादा थक चुके थे कि उन तीनों का ही पूरा कपड़ा पसीने से भीग चुका था। एक तो गर्मी का टाइम और लाइट पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है, अंधेरा, सिर्फ फ्लोर की कुछ ही लाइट जल रही है। अब पता नहीं इसके पीछे ही क्या कारण होगा, लेकिन अब वो उतरते जा रहे थे सिर्फ उस लाइट की, फ्लैश लाइट की वजह से। तीनों का ही फ़ोन फ्लैश लाइट से थोड़ी बहुत रोशनी जनरेट हो रही थी। अब वो नीचे उतर रहे हैं, उतरते जा रहे हैं। अब फाइनली वो लोग एक फ्लोर और उतरते हैं। बस तुम इतना समझ लो कि बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद वो एक फ्लोर नीचे उतर रहे हैं। उन्हें समझ आ चुका था ये ऑफिस कुछ नॉर्मल नहीं है और ये फ्लोर्स बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा हो कि उन तीनों का ही कोई बहुत बुरी तरीके से टेस्ट ले रहा हो। जय जो था वो माहौल को हल्का करने के लिए वो अपने पुराने दिनों के कुछ अजीब किस्से सुनाने लगता है सीढ़ी से उतरते उतरते, कि उसने कैसे बचपन में कुछ अजीब चीज़ें देख ली थी। उसके बाद से वो इतना डर चुका था कि अब वो ऐसा कुछ अजीब किस्सा सुनाने लगता है। तो दोनों ही उसको डांट देते हैं। अब जय बोलता है कि मैं तो बस सिचुएशन को हल्का कर रहा था। रोहित फिर जय को डांटते हुए बोलता है कि तू पागल हो गया है क्या? तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि इतनी सारी सीढ़ियाँ उतरने के बावजूद हम सिर्फ एक फ्लोर नीचे उतर पा रहे हैं? तो इलॉजिकल बिहेव मत कर, ये लॉजिकली कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि बहुत सारी सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक फ्लोर हम लोग उतरे हैं बस। और ये सब बात करते हुए वो लोग नीचे उतरते ही जा रहे हैं। अब फाइनली वो किसी तरह से दूसरे फ्लोर पर पहुंचते हैं। उनकी सांस पे सांस आती है और क्योंकि देखते हैं कि ऊपर की तरफ वो जो थर्ड फ्लोर था ना, वो लोग तो वहाँ पहुँच चुके थे बहुत टाइम के बाद, लेकिन उस पर भी बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन थी जैसे लाइट वगैरह बहुत कम होती है। तो थर्ड फ्लोर पे पहले से लाइट थोड़ी बहुत थी, जैसे वो लोग ऑफिस में नीचे उतर रहे थे तो बहुत सबसे पहले ऊपर पहुँच चुके थे, उसके बाद वो नीचे आए। तो थर्ड फ्लोर पर आते ही उन लोगों ने देखा था कि उनके ऑफिस में जब वहाँ वो लोग पहले बैठे थे और जिस हार्ड ड्राइव के रूम में जहाँ पर फाइल्स रखी जाती है उस रूम में जो लाइट फ्लिकर कर रही थी, वहाँ पर एक शैडो को उन लोगों ने देखा था। और दूसरे फ्लोर पर आकर ही वो एक दूसरे डिस्कस करते हैं। वो इतना ज़्यादा डर चुके थे। तीनों ही लोगों ने उस शैडो को देखा था। उस तीसरे फ्लोर में उस फाइल वाले रूम में उस शैडो को देखा। वो तीनों ही इतना ज़्यादा डर चुके थे कि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन तीनों के अलावा कोई ऑफिस में नहीं है। जब तक वो दूसरे फ्लोर पर नहीं आ गए वो एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। वो बस सीढ़ी ढूंढकर भाग रहे हैं बस। अब दूसरे फ्लोर पर लाइट भी नहीं है तो वो बस दबे पाँव बस भागना चाह रहे थे कि कहीं वो शैडो उनके पीछे ना आ जाए। डर तो मन में बहुत था और बस भागे जा रहे हैं। अब फाइनली वो पहले फ्लोर पर पहुंचते हैं, उन्हें ज़मीन मिलती है और वो बाहर निकलते हैं ऑफिस से। ये सब करते करते उनको रात के 2 बज चुके थे। एक तो ऑफिस में लाइट बहुत कम, बस कुछ ही बल्ब जल रहे हैं और पूरी तरह से लाइट गायब, ना कोई फ़ैन, पूरी तरह से गर्मी। और सड़क जब रोड पर आ जाओ तब भी ना कोई लाइट। जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी इतनी हल्की जल रही है कि बस रोड का जो ऊपर का हिस्सा था बस वही दिखाई दे रहा है, ना कोई आसपास हिस्सा, ना कोई रोड के लेफ़्ट राइट, कुछ नहीं, सिर्फ रोड ही दिखाई दे रही है। तीनों ही एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ पर हमें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या टैक्सी मिलेगी। जय बोलता है तो अब क्या कर सकते हैं, पैदल चले, और हमारे पास कोई ऑप्शन है भी तो नहीं। रोहित और रिद्धिमा दोनों ही जय की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुझे ये आइडिया पहले नहीं आया, और दोनों ही चलने लगते हैं। मतलब इतना तेज़ वो लोग उस ऑफिस से दूर भाग रहे थे जैसे कोई भाग भी रहा हो ना, बिल्कुल वैसे ही वो इतना तेज़ चल रहे थे। अब एक चौराहा आता है आगे, वो जाकर आपस में उस जगह पर थोड़ी रोशनी थी, वहाँ पर डेफिनेटली ऊपर स्ट्रीट लाइट अच्छी खासी थी और वहाँ पर कुछ टैक्सी वगैरह मिल जाती है। तो वो लोग तीनों ही अलग अलग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब रिद्धिमा अपने घर पहुँचती है। वो अपने फ्रेंड से वो सारी चीज़ें बता रही होती है फ़ोन पर जो आज उसके साथ हुआ। पहले तो उसकी फ्रेंड को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। उसकी फ्रेंड्स को, जितने भी अलग अलग कंपनी में जो काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रही है, उनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या बता रही है, कहीं उसके साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है। लेकिन जब वो ऐसा सच में महसूस करा देती है कि वो बिल्कुल प्रैंक नहीं कर रही है, तो उनकी फ्रेंड्स की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि तू ऑफिस छोड़ दे। रिद्धिमा मजाक में बोलती है, पागल हो गई है क्या तू? इतनी मुश्किल से मुझे ये इंटर्नशिप मिली है, मैं ऑफिस छोड़ दूँ? अब क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी थी, 2 बज के यही कुछ 15 या 20 मिनट हो रहे होंगे,
मतलब अब उसको नींद भी बहुत आ रही थी, लेकिन अब डर भी बहुत लग रहा था। तो अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है, थोड़ी बहुत जो बात होती है वो बताती है अपनी फ्रेंड को और उसके बाद वो सो जाती है। लेकिन उसकी नींद बिल्कुल जैसे गायब सी हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि क्या किया जाए, अब कल जाया जाए या बिल्कुल छोड़ दिया जाए। वो सोचती है सो जाते हैं, कल का कल देखेंगे। और रिधिमा के सोने के बाद अब आता है अगला दिन। अब जब अगले दिन का अलार्म बजता है तब रिधिमा उठकर अपने बेड पर पहले से ही बैठी होती है। उसकी नींद पहले से ही खुल चुकी होती है और अब उसका सारा ध्यान कल रात की हुए इंसिडेंट पर था। पता नहीं वो क्या सोच रही थी, लेकिन आज वो इमोशनलेस थी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, पर आज वो फिर से उसी ऑफिस में जाने वाली थी। उसके पास एक अच्छा मौका था इस चीज़ को एक सरिया बनाकर उस ऑफिस से दूर हो जाना, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही थी वो नेचुरली नहीं थी। ऑफिस में सिर्फ 3 लोगों का होना, लेकिन बाद में ये पता चल जाना कि उनके अलावा भी और कोई है जो कि इंसान नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्लोर का रैंडमली ऊपर या नीचे होते रहना। रिधिमा के दिमाग में लड़ाई चल रही थी। एक बात उससे कह रहा था कि ये हो सकता है कि तुम्हारे दिमाग में ही बनाया एक वहम हो। शायद तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा सपना तुमने बुन लिया जिसे हम स्ट्रेस या ओवर थिंकिंग को मिला दें तब होती है। रिधिमा ये सोचकर परेशान तो थी कि या वो अपने दिल की बात माने या अपने दिमाग की, यानी वो उस मुश्किल से मिले इंटर्नशिप पर कंटिन्यू करे या उसे लॉजिकली दिमाग से सोचकर डिसकंटिन्यू कर दे। रिधिमा के लिए डिसीज़न लेना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। उसने अपने दिल की बात मानी। वो आज तैयार होने लगती है ऑफिस जाने के लिए, लेकिन मन में उसके अभी भी कल रात वाली बात लगातार चल रही थी। फ्लोर का चेंज ही ना होना, चाहे जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ लो, लाइट का अचानक से पूरे फ्लोर में ही गायब हो जाना, फिर एक फ्लिकर करती हुई लाइट में एक इंसान का शैडो दिखना जबकि वहाँ असल में किसी का ना होना, ये सब एक इंसान के दिमाग का वहम हो सकता है या हकीकत। ये सारी लड़ाई उसके दिमाग में चल ही रही थी और बस उसका समय हो जाता है ऑफिस जाने का। वो निकलती है बस लेकर। आज वो बस की पता नहीं क्यों सबसे पिछली सीट पर बैठी थी और यही सब कुछ सोचे जा रही थी। बस कुछ ही मिनट हुए होंगे कि वो पहुंच जाती है अपने ऑफिस। ऑफिस पहुंचते ही उसका मन ही नहीं कर रहा था कि वो आगे कदम रखे। लोग तो ऑफिस के अंदर बहुत सारे थे, लेकिन किसी को भी ये फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। कोई सोच ही नहीं सकता था कि रात को उस ऑफिस में क्या होता है। रिधिमा के पैर अभी हड़बड़ा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। वो कदम आगे बढ़ाती है। रिधिमा ऑफिस के अंदर जाती है। रिधिमा के ऑफिस अंदर जाते ही गेट पर ही खड़े जय और रोहित दोनों ही उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जो आज तुम कंटिन्यू कर रही हो, नहीं तो हमें ही देख लो। बस आज हम आखिरी बार बस इस ऑफिस में ऑब्जर्व करने आ रहे हैं कि यहाँ कुछ गलत है भी या नहीं तो हम इस जगह से निकल जाएंगे। रिधिमा भी इसी सोच के बाद यहाँ पर आई थी। वो अपने मन में ये सब कुछ सोचे जा रही है। तीनों का ही अब बस 3rd फ्लोर पर पहुँचना ही था। तीनों ही थर्ड फ्लोर पर पहुंचकर अपना काम कंटिन्यू करते हैं। पहले की तरह दिन में सारा काम हो जाता है, लेकिन अब दिन के टाइम थोड़ी अजीब चीज़ें होना शुरू हो गई थी। जैसे कि वही फाइल से भरा रूम, उसकी लाइट फ्लिकर कर रही थी। दिन के टाइम ये नॉर्मल है, हो सकता है कि लाइट ख़राब हो चुकी हो, लेकिन 2 से 3 दिन पहले ही बदली गई लाइट। ज़रा सोचना, रिधिमा हर काम तो कर रही थी, लेकिन उसके मन के मुताबिक अब वो नहीं कर पा रही थी जैसे वो पहले करा करती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यहाँ सब कुछ अब टेम्परेरी हो चुका है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही है
उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। पता नहीं उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बातें कैसे आ रही थी। समय बीतता है और धीरे धीरे भले ही वो मन ना कर रहा हो, किसी का भी मन ना कर रहा हो उन तीनों का, लेकिन वो काम कंटिन्यू करते हैं और समय बीतता है। रात का समय बस होने ही वाला होता है, इवनिंग। वो जो मैंने बताया था कि 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, बस उसी ब्रेक में तीनों मिलते हैं और बस एक दूसरे से कोई बात नहीं करते, क्योंकि तीनों के ही दिमाग में कल रात का वो इंसिडेंट ऐसा दौड़ रहा था कि उनके मुंह से कोई शब्द बन ही नहीं रहा था। चीज़ें समझने के लिए थोड़ी अजीब थी, लेकिन पहला शब्द होता है रिधिमा का। वो कहती है, मैं बस अब इस जगह पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ जो हो रहा है वो चीज़ें मैंने तुम्हें बताया ही नहीं है, ये सोचकर कि कोई मेरा मजाक न उड़ाए। अब यहाँ पर जय और रोहित ऐसे शौक की नज़र से देखते हैं रिधिमा को। वो दोनों ऐसे देखते हैं जैसे ये क्या बोल रही, अभी और कुछ भी इसके साथ हो चुका है जो इसने अभी तक हमसे छुपा कर रखा है। उन दोनों के कुछ भी आगे बोलते रिधिमा सब कुछ बताने लगती है कि कुछ रात से हो क्या रहा था। वही सेम चीज़ रिपीट हो रही थी। कभी उस रूम में किसी का मिल जाना, कभी उस अंधेरे में बिना फ्लैशलाइट के चलते रहना किसी इंसान का जिसकी परछाई तक नहीं बन रही है, कभी किसी किचन वाली फ्लोर से आवाज़ आना और वहाँ जाकर देखना तो किचन में कोई नहीं है, ना ही किसी भी तरह का जानवर, ना चूहा ना बिल्ली। चीज़ें समझने के लिए बहुत अजीब थी। रिधिमा ये सारी चीज़ें हैंडल ही नहीं कर पा रही थी, प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी। रिधिमा आप चाह रही थी कि वो जितना जल्दी हो सके अब बस यहाँ से निकल जाए। बस एक आखिरी ऑब्जर्वेशन आज की बची थी। वो क्या करती है कि बस आज का नाइट शिफ्ट वो देखना चाह रही थी कि उसके साथ क्या है, लेकिन अब यही थी उसकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि अब उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वो कभी किसी भी ऑफिस में नाइट शिफ्ट करने के लिए सोच पाएगी। हार ख़त्म होता है और नाइट शिफ्ट उन तीनों का ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग जितने ऑफिस में थे वो 1 या 2 घंटे के लिए ऑफिस में रुकते हैं, जिससे कि वो बाकी का काम ख़त्म कर सके, और 2 घंटे के बाद लगभग 10 साढ़े 10 बजे वो निकल चुके होते हैं और एक एक करके सारा ऑफिस खाली हो चुका होता है और फिर से वही 3 लोग ऑफिस में बचे थे। किसी का भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। बस हर कोई इस इंतज़ार में बैठा था कि क्या वो कल की चीज़ें बस एक सपना थी, बस एक नाइटमेयर वेव था, या सच में वो एक हकीकत था। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए वो अब किसी भी काम को नहीं करते हैं, बस ऑब्ज़र्व करते हैं, और जो उनको ऑब्ज़र्व करना था उनके साथ वो होना शुरू भी हो जाता है। रिधिमा रियलाइज़ करती है कि ऊपर के फ्लोर से चलने की आवाज़ आ रही है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऊपर काम कर रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि नाइट शिफ्ट में पूरा ऑफिस खाली है, उन तीनों के अलावा कोई नहीं है उस ऑफिस में। रिधिमा ओवर रिएक्ट नहीं करती। उसे बहुत अच्छे से पता था कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। जय और रोहित थोड़ा डरे तो थे, लेकिन वो भी समझ गए थे कि ये नॉर्मल नहीं हो रहा है, कुछ चीज़ें अब शुरू हो चुकी है। तीनों ने ही डिसाइड किया था कि जाकर देखा जाए कि ऊपर 4थे फ्लोर में हो क्या रहा है। किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ऊपर जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ऑब्ज़र्वेशन करना था, इसलिए वो जाते हैं, सीढ़ी से ही जाते हैं। अब की बार वो सीधा 4थे फ्लोर पर पहुंच चुके थे और ऊपर सच में कोई नहीं था। हर इंसान ने अलग अलग, तीनों ने ही अलग अलग रिसर्च की, कोई सच में कहीं छुपा तो नहीं है, कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। रात का समय है, इमेजिन करो, वो लोग डर भी रहे हैं और बस किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो कि ऑफिस में है ही नहीं। क्योंकि तीनों लोग अलग हैं, तो एक दूसरे की एक ज़ोरदार चीख, पता नहीं उन तीनों ने ऐसा क्या देख लिया हो, एक ज़ोरदार चीख के साथ बाहर आते हैं अलग अलग डेस्क से, अलग अलग केबिन से, और अब वो तीनों एक दूसरे को हांफते हुए ये बताते हैं कि उन्होंने एक अजीब सा चेहरा देखा एक कंप्यूटर की स्क्रीन में, और वो कोई वॉलपेपर नहीं था, वो एक रिफ्लेक्शन थी
जो कि ऐसा लग रहा था कि कोई जस्ट उसके पीछे ही खड़ा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ तीनों ने ही देखी हो। और अभी कुछ ज़्यादा टाइम बीता नहीं था, 11:10 या 11:05 हो रहे होंगे। उसी के बीच वो वापस अपने थर्ड फ्लोर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं सीढ़ी से ही। और हाँ, कोशिश ही कर पा रहे थे, क्योंकि अगेन उनके साथ वो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी थी। वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचते हैं, वो वापस चौथे फ्लोर पर ही आके रुकते हैं। वो कोशिश करते हैं थर्ड फ्लोर पर जाने की, वो वापस चौथे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। लाइट सभी फ्लोर में थी, और अब की बार उस थर्ड फ्लोर की लाइट गायब हो चुकी थी। पूरे ऑफिस में हर फ्लोर पर रोशनी है, लेकिन उसी थर्ड फ्लोर पर अंधेरा, और खाली उसी थर्ड फ्लोर के फाइल वाले कमरे की लाइट फ्लिकर कर रही है, बाकी पूरे थर्ड फ्लोर पर अंधेरा। तीनों ही अब परेशान हो चुके थे। वो अपने आप के ऊपर पछता रहे थे, अपने आप के ऊपर इतना गुस्सा हो रहे थे कि क्यों वो लोग दोबारा इस जगह पर आए और बस एक लूप में फंस गए हैं। वो अब ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पा रहे, जबकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनके साथ कल क्या हुआ है। बस पछताए जा रहे हैं। वो पहली सीढ़ी, वो इतनी ज़्यादा सीढ़ी उतर चुके थे कि अब उनका पैर कांपने लगा था, लेकिन अभी भी वो चौथे फ्लोर पर ही थे। तभी रिधिमा क्या बताती है कि वो सबसे पहले जब सीढ़ी चढ़कर आई थी, जब उसके साथ ऐसा कुछ अजीब किस्सा हुआ था, कल की बात है, तो वो 9th फ्लोर पर पहुंची थी। लेकिन जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं तो हम लोग ऐसा 9th फ्लोर तक नहीं गए। अब वो तीनों क्या डिसाइड करते हैं कि अब हमारे साथ एक लूप शुरू हो चुकी है, तो क्यों ना जाकर एक्सट्रीम तक देखा जाए कि हो क्या रहा है। हिम्मत तो देख रहे हो तीनों की, डर भी लग रहा है, जान का भी खतरा है, लेकिन अब उनको जाना है 9th फ्लोर तक। आइडिया रिधिमा का था, लेकिन अब तीनों को ही जाना है। डरते हुए वो सीढ़ियों से ही जाते हैं, और देख रहे हो वो पहले 5th फ्लोर पर पहुंचते हैं, फिर 6, फिर 7, फिर 8, और आखिरी में एंड में 9th फ्लोर तक पहुंच चुके होते हैं। 9th फ्लोर में हर जगह रोशनी थी, पूरा ऑफिस लेकिन खाली था। कोई भी डेस्क पे बैठा हुआ नहीं था, और दूर से ही एक मॉनिटर चालू दिख रहा था, ऑन था। रोहित जाकर उस मॉनिटर को बंद कर देता है और वापस आ जाता है, और सीढ़ी से उतरने लगते हैं तीनों। तब क्या देखते हैं कि 9th फ्लोर के सभी मॉनिटर ऑन हो चुके हैं, और जब ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है तीनों को कि जैसे उस कंप्यूटर पे कोई टाइपिंग कर रहा है, वही कीबोर्ड के टक टक करने की आवाज़। अब तीनों की ही जान हलक में आ चुकी थी, तीनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें अब बस भागना था। वो 9th फ्लोर से बस सीढ़ियों के रास्ते से नीचे भागते हैं। वो 8th फ्लोर पर आ चुके थे, और 8th फ्लोर पर भी वही चीज़ अजीब सी हो रही थी। मॉनिटर पर एक ही फाइल खुल जाना, और बस उस पर एक एरर बाय एरर ढेर सारा जो एरर होता है वो बनते रहना, एक बग आ जाता है। बिल्कुल वैसा सब कुछ हो रहा था। वो सब कुछ देखते हैं, और उल्टी तरफ से वो घूम कर वही उसी सीढ़ी से वो और नीचे जाते हैं। अब वो पहुंचते हैं 7th फ्लोर पर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो एक एक करके नीचे फ्लोर पर तो जा रहे हैं, और जबकि वो सच में जा भी रहे थे, लेकिन वो जो देखते हुए जा रहे थे वो उनका दिमाग हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो उनका दिमाग प्रोसेस कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि हर फ्लोर पर कुछ अजीब चीज़ें। और एक फ्लोर पर तो उसने क्या देखा, 6th फ्लोर पर देखा उन लोगों ने 6th फ्लोर पर यह देखा कि एक शैडो एक मॉनिटर से निकलकर दूसरे मॉनिटर पर जा रही है, और वही टाइपिंग करते हुए आवाज़ में। और जिस मॉनिटर में वो आ जा रही है वो ऑन हो रहा है और बंद हो जा रहा है, फिर ऑन हो रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। चीज़ें काफ़ी अजीब थी, बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रही थी। और जितनी भी टेबल थी बैठने की वो वाइब्रेट कर रही थी और आगे पीछे हिल रही थी, जैसे सच में उसमें कोई बैठा हो, एक इनविजिबल इंसान। उसे समझ आ चुका था कि अब ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये हद से ज़्यादा चीज़ें अजीब हो रही है। वो फिर भागते हैं 5th फ्लोर पर। वो पहुंच जाते हैं 5th फ्लोर पर, और अब की बार पूरे 5th फ्लोर की लाइट गायब, पूरे 5th फ्लोर की कोई रोशनी नहीं है। और अब की बार उनके फ़ोन की फ्लैश भी नहीं चल रही है, क्योंकि पूरा फ़ोन डेड। अब उन्हें बस हर चीज़ को टो के चलना था, मतलब महसूस करके कि सामने कुछ है तो नहीं।
और जाते जाते वो भिड़ते हैं एक डेस्क से और वो गिर जाते हैं। जाते जाते वो तीनों गिर जाते हैं और वापस उठते हैं और देखते क्या है कि ये कैसे हो सकता है। 5th फ्लोर पर तो कोई यहाँ पर फर्नीचर रखा ही नहीं गया था, जबकि उन्हें बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आज पूरी तरह से उसी फ्लोर पर फर्नीचर ऐसे बिखरे हैं जैसे कोई डिप्लॉय कर दिया हो बहुत सारा फर्नीचर उस जगह पर। उन्हें लगता है कि इस अंधेरे में इस भयंकर फर्नीचर के क्या साथ कहीं हमें चोट ना लग जाए उस सीढ़ी तक पहुँचने में। तो सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि यह ऑफिस की सीढ़ी कैसी थी। एक सीढ़ी अगर कोई चढ़ता है तो उसके अपोजिट साइड जाना पड़ता है उस फ्लोर के अगली सीढ़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ने में। तो समझ गए? तो उन्हें बिल्कुल वैसे ही करना था, वापस जाना था, आगे बढ़कर नीचे जाना था। तो वो ऐसे ही कूदते फांदते, उनके हाथ में चोट भी लगती है, लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना फर्नीचर आया कैसे। और वहीं पर लकड़ियों की महक, लोहे की जो मूर्छा लग जाता है बिल्कुल वैसी महक। ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पर सदियों से एक लोहा का बहुत ज़्यादा फर्नीचर रखा हो लकड़ी का, और बहुत सारा उस पर पानी बिखरा हो, और उससे जो महक आती है लकड़ी पर जैसे मूर्छा लग जाता है बिल्कुल वैसे ही रस्टिंग की महक आती है लोहे से। और लकड़ी पर अगर पानी पड़ जाता है तो जैसे वैसे महक आती है, बिल्कुल वैसे ही तीनों को ही महक आ रही थी। और तीनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जो हो रहा था वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। अब फाइनली वो कूदते फांदे, वो भी अंधेरे में, उनका फ़ोन भी तक नहीं चल रहा है, अंधेरे में वो कूदते फांदते, किसी के हाथ में चोट लग रही है, किसी के पैर में कहीं से खून भी निकल रहा है। मैं जितने आसानी से तुम्हें एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ ना, तुम उतने ही आसानी से तुम तो इमेजिन कर रहे हो, लेकिन तुम थोड़ा इमेजिन करो कि उनके साथ ये हो रहा था। कहीं चीखने की आवाज़, कहीं चिल्लाने की आवाज़। वो तीनों नीचे तो उतर जाते हैं, लेकिन वो खुद अपने हाथ से वो देखते क्या है कि खून तो निकल रहा है, लेकिन उनका ध्यान अपने दर्द पर जाता ही नहीं है, क्योंकि वो जिस फ्लोर पर रुके थे, 4थे फ्लोर पर, वहाँ से इतनी ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ जैसे कोई सिसक कर रो रहा हो उस जगह पर। और सिर्फ एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग सिसक कर बस रोते जा रहे हैं। सिर्फ रो नहीं रहे हैं, कोई भुनभुना रहा है, मतलब गुनगुना है, बहुत धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रहा है, फुसफुसाहट जिसे कहते हैं। उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी तीनों की कि वो ध्यान से उस आवाज़ को रिकॉर्ड भी कर सके और सुन सके। और रिकॉर्ड भी किस में ही करेंगे, फ़ोन पूरी तरह से डेड, ना फ़ोन काम कर रहा है, ना कोई इस फ़ोन की फ्लैश लाइट, अंधेरा। हाँ, 4थे फ्लोर पर थोड़ी लाइट थी, 5th फ्लोर पर अंधेरा था। वो 4थे फ्लोर पर नीचे उतरते हैं। अब क्योंकि जो आवाज़ आ रही थी 4थे फ्लोर से, वो ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई रो रहा हो ना, तो उसी टाइम एक बल्ब ख़त्म। LED जो होता है ना, पहले फ्लिकर होती फिर ख़त्म, फिर दूसरी कोई चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आती, तो उसी टाइम कोई दूसरा बल्ब या फिर LED फ्लिकर कर रही हो और वो बंद। किसी से देखा नहीं जा रहा था तीनों को। तीनों ही एकदम अजीब इस तरह से डर चुके थे कि अब नहीं देखा जा रहा है। वो बस भाग रहे हैं, मतलब आगे जा रहे हैं। ऑफिस काफ़ी बड़ा था, वो आगे जा रहे हैं और फाइनली वो पहुंचते हैं 3rd फ्लोर पर, अपने उस फ्लोर पर जहां पर वो लोग काम करते थे। लेकिन अब जो वो लोग देखते हैं, उनके शरीर से मानो उनकी आत्मा ही निकल चुकी हो। वो क्या देखते हैं कि वो जिस 3rd फ्लोर पर बैठकर जिस डेस्क पर वो काम करते हैं, उसी डेस्क पर वो तीनों ही बैठे हुए हैं और उन्हीं की तरफ ही देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, एक क्रीपी स्माइल। और पीछे का जो कमरा था जिसमें फाइल्स रखी है, वो अभी भी फ्लिकर कर रही है उस जगह की लाइट। ये दृश्य देखने के बाद तीनों के ही रोंगटे खड़े हो गए थे, तीनों की मानो आत्मा बाहर निकल चुकी हो। उन्होंने तीनों ने ही मन में ही डिसाइड कर लिया था कि ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है और अब वो लोग कभी नहीं आएंगे इस ऑफिस में। पूरा फ़ोन डेड, लाइट भी अब अंदर से, जो अंदर फाइल वाला रूम होता है, वो फ्लिकर कर रही है। वो जिस डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, उस डेस्क पर उनके जैसा दिखने वाला कोई बैठा है या शेडो है या कोई भी है, उनकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा है, इतनी डरावनी और घूरते हुए स्माइल। उनके पैर मानो जम चुके थे, लेकिन अब वो बस भागना चाह रहे थे। वो पहुंचते हैं, अब दौड़कर नीचे, गिरते पड़ते वो नीचे 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं। जो रिधिमा है वो एक बार तो गिर चुकी थी, मतलब उसके सर पे भी अब चोट लग चुकी थी। सीढ़ी से कोई गिर चुका है। तुम समझ पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो? गिरते पड़ते वो लोग पहुँच रहे हैं। तीनों के ही शरीर मतलब खून से ऐसे लथपथ तो नहीं कहेंगे, खून हर जगह, मतलब कोई छिल चुका है, कोई लकड़ी से, उस लोहे से जहाँ पर उस फ्लोर से आ रहे थे, कहीं हाथ, कोई किसी का हाथ छिला है, कहीं और रिधिमा का सर पे चोट लग चुकी गिरने की वजह से। तो ये सब कुछ उनके ये साथ हो रहा था। दूसरे फ्लोर पर थे
अब दूसरा फ्लोर उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब वो आगे जाकर सीढ़ी ढूंढते हैं, वहाँ पर सीढ़ी ही नहीं, सीढ़ी ही गायब हो गई है सेकंड फ्लोर वाली। अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, उन्हें अब रोना आ चुका है, क्योंकि जिस सीढ़ी से वो उतर कर आए हैं और नीचे जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर, वो सीढ़ी ही गायब हो चुकी है। उन्होंने अपनी लाइफ में इमेजिन नहीं किया होगा कि उनके साथ ये हो चुका है। तीनों ने ही बहुत ज़्यादा डर के अब एकदम पूरी तरह से हार चुके थे, जैसे अपने आप को उस डर के आगे सरेंडर कर चुके थे। वो सीढ़ी वाले ही जगह पर बैठ जाते और बहुत तेज़ रोने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर भगवान से मदद मांगने लगते हैं। अब जैसे ही वो भगवान को याद करते हैं, उन्हें रियलाइज़ होता है कि इस जगह से निकलने का बस अब एक ही रास्ता है। जो जय होता है, उसका बैकग्राउंड पंडित फैमिली से था, मतलब उसके घर में हर वो मंत्र चल रहा होता है नॉर्मल रोज़ाना डेली, तो उसे हर वो मंत्र याद हो चुका था, जैसे कि हनुमान चालीसा। अब ऐसे वक्त पे वो तीनों ही हाथ पकड़ते हैं और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आँख बंद करके। जब वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे तो पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, चीखने की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई उन्हें मना करना चाह रहा हो कि मत पढ़ो, रुक जाओ, जय, रोहित, उन तीनों का ही नाम कोई बुला रहा हो। अब तीनों ये चीज़ें तो नॉर्मल नहीं था, ये चीज़ें सुनकर इतना ज़्यादा डर चुके थे कि वो बस हनुमान चालीसा बस पढ़े ही जा रहे थे। अब जैसे हनुमान चालीसा पढ़कर वो आँख खोलते हैं तो वो उस जगह पर होते हैं, मतलब जिस थर्ड फ्लोर से वो सीढ़ी से उतर कर सेकेंड फ्लोर पर आए थे, तो वो उस सीढ़ी के आगे की तरफ, मतलब जो लास्ट सीढ़ी होती है, उस जगह पर खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और ये कैसे हो सकता है, मतलब वो वापस ऐसा लग रहा हो कि कोई उन्हें उठाकर पीछे रख दिया हो। तो वो आगे जा रहे होते हैं देखने के लिए कि ये कैसे हो सकता है कि हम पीछे कैसे आ गए। एक दूसरे को देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। और आगे जाकर देखते क्या है कि सेकंड फ्लोर की सीढ़ी फाइनली वहाँ पर थी, जो कि हमेशा से होनी ही चाहिए। उनकी जान पर जान आई और वो अब इस चीज़ को नहीं खोना चाहते थे। वो सीढ़ी से तुरंत नीचे उतरते हैं, वो पहुँच जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। पूरी तरह से सन्नाटा, पूरा खाली। लेकिन अब उनके सामने जो घड़ी टंगी थी वो बज चुकी थी 2 बजे की। 2 बजे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चीज़ में, ये सब कुछ चीज़ में टाइम इतना जल्दी, इतना आगे बढ़ चुका हो। अब क्योंकि उन तीनों ने ही बहुत जोर से हनुमान चालीसा पढ़ा था, बिल्कुल ऐसा नहीं कि अब किसी के डर के कारण, पूरी ताकत के साथ, पूरे दिल के साथ हनुमान चालीसा पढ़ा था। अब उसके बाद कुछ ऐसा अजीब नहीं होता जो कि नॉर्मली उन तीनों के साथ हो रहा था। और जितने भी लॉक दरवाजे थे वो सब अपने आप पता नहीं कैसे खुल चुके थे। और वो धक्का देकर, इतने गुस्से से वो लोग तीनों गुस्से से धक्का देते हैं और बस भागते हैं। बाहर आकर पता चलता है कि एक बूढ़ा इंसान बाहर आकर खड़ा हुआ है। वो तीनों ही उस बूढ़े इंसान को देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये आप यहाँ क्यों खड़े हैं और क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमें इस जगह से छुटकारा चाहिए, हम यहाँ पर बहुत बुरे फंसे हैं। अब वो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुम अब छुटकारा तुम्हें इस जगह से मिल चुका है, जितना जल्दी हो सके तुम इस जगह से भाग जाओ, क्योंकि ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। इस ऑफिस में जितने लोग भी काम करने आते हैं दिन के टाइम, वो इंसान ही होते हैं, लेकिन शाम होने से पहले वो लोग अपने घर पता है क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है नाइट शिफ्ट के बारे में, और कोई एक दूसरे से नहीं बताता, क्योंकि अगर कोई ये बताता है तो उनकी जान पर बनाती है, और ये सबको पता था। लेकिन सिर्फ उस बूढ़े इंसान ने बताया उसे। तीनों के ही हालत ख़राब थी। तीनों ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कोई धोखा दे दिया हो। मौत के मुंह से निकल आने के बाद जैसी फीलिंग आती है, वो तीनों बिल्कुल वैसा ही महसूस कर रहे थे। वो बूढ़ा आदमी उस जगह से तो जा चुका था। वो तीनों ही अब ऑफिस से बाहर खड़े थे, लेकिन दूर जाकर उस ऑफिस की तरफ देख रहे थे। उन्हें अब नेगेटिव वाइब जैसी आ रही थी, लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि ये अब उनके काम का क्या होगा। जय बोलता है, भाड़ में गया करियर, भाड़ में गया काम, पहले जान बचाएंगे तभी तो आगे कुछ काम कर पाएंगे। जय ये बोलते समय काफ़ी गुस्से में था, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हुआ था कि कितने टाइम से वो लोग उन लोगों के साथ काम करते चला आया है, लेकिन एक भी इंसान ने नहीं बताया उस नाइट शिफ्ट के बारे में, उस ऑफिस के उस फ्लोर के बारे में,
जो कि नाइट के टाइम, रात के टाइम कुछ अलग ही दुनिया बन जाती है। जब रिधिमा ने ये स्टोरी मुझसे शेयर करी तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हो कैसे सकता है। एक बार के लिए मुझे लगा कि रिधिमा शायद अपने दिमाग से ये सारी कहानी कोई सपना देखी हो और उसके हिसाब से मुझे कहानी बना के बता रही हो। लेकिन आगे जाकर मुझे ये पता चल चुका था कि ये नॉर्मल नहीं था। सच में ये सपना नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी हर वो डिटेलिंग, क्योंकि उसका हर वो डर एक ऐसी चीज़ महसूस कर रहा था जो नॉर्मल नहीं था, जो कि कहानी बनाने में नहीं महसूस किया जा सकता। वो बताती है कि अब वो दिन के टाइम उस ऑफ़िस को जब देखती है ना, तो ऐसा लगता है कि उस ऑफ़िस में अंदर कोई नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब किसी इंसान पर उसको भरोसा नहीं था। तीनों ही अलग अलग हो चुके थे और अगली कुछ सबकी अलग अलग ज़िंदगी अब बन चुकी थी। कोई अलग काम कर रहा है, कोई दूसरी तरफ जॉब कर रहा है, तो सब अलग अलग अब हो चुके थे तीनों ही। रिधिमा ने फाइनली रोहित और जय को जब कांटेक्ट करके ये सब कुछ बताया कि उनके साथ जो हुआ था वो नॉर्मल सच में नहीं था, और बेसिकली हालचाल पूछने के लिए अभी उनके लाइफ में क्या चल रहा है, तो तीनों ही अच्छे खासे अब सेटल हो चुके थे। जो जय था वो कहीं दूसरी जगह पर काम कर रहा था, और जो रोहित था वो दूसरी कहीं जगह पर काम कर रहा था, और रिधिमा उसको कहीं और सच में एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी। वो घर आकर बस एक दूसरे से उस हॉन्टेड ऑफिस के बारे में बात करते थे, डिस्कशन किया करते थे, और उनके साथ जो जो हुआ था उस दिन वो सब कुछ आपस में बताया करते थे। ऐसे में एक अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई थी, क्योंकि इस अजीब से डरावने मौके पर तीनों ही एक साथ ने काफ़ी हिम्मत से काम किया था। तो ये थी रिधिमा की स्टोरी, जो कि अनबिलीवेबल सी लगती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हम सोच नहीं सकते वो चीज़ें सच में हो जाती है। तो चलो, तुमसे मिलता हूँ मैं अगली एक हॉरर स्टोरी में। तुम्हें ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर तुमने ये स्टोरी देखी है ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो तुम कमेंट में एक डार्क स्कल का इमोजी तुम लिखकर मुझे भेज सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हारी लाइफ में भी कुछ ऐसा अजीब किस्सा हो रखा है जो तुम किसी को नहीं बता सकते या तुम्हारा मजाक उड़ेगा, वो किस्सा तुम मुझे बताओ, मैं उस किस्से को लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो चलो, बाय। सेफ रखो अपने आप को, सुरक्षित रखो, और हर उस जगह से दूर रहो जो कि नॉर्मल सच में नहीं है। नहीं तो क्या पता अगले जय, रोहित या रिधिमा तुम होगे।